नमस्ते बच्चा लोग, सब टनाटन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का प्रॉब्लम बना रहे हैं ना, सब बन रहा है। अगर कोई सवाल नहीं बनता है, कोई प्रॉब्लम्स में कुछ कन्फ्यूजन्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ये फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या हैं, कैसे ये लगता है, किस डायरेक्शन क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्सेस का, वगैरह वगैरह, ये सब सारा का सारा आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम एक बॉक्स लेते हैं। ये हमारा एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉक्स क्या किया हमने। ठीक है बेटा जी, बॉक्स है। ये बॉक्स अभी रेस्ट में है। ये जो बॉक्स है ये क्या चीज में है, रेस्ट में है। इसके ऊपर में अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचे बेटा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अब भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, वेयर एम इज मास ऑफ दिस बॉक्स, है ना। एम क्या है इसका बेटा जी, मास। अभी इसके ऊपर में सिर्फ और सिर्फ दो फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, है ना, और एम जी डाउनवर्ड। चलिए ठीक है, अब हम क्या करना शुरू किया, इसके इस एंड पर एक रस्सी लगाया और इसको खींचना शुरू किया बेटा। विथ एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो फोर्स हम लगाया एफ, ये क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, है ना, थीटा एंगल ये बना रहा है। एफ हम लगा रहे हैं, फिर भी ये ब्लॉक क्या है बेटा, रेस्ट में है। ये ब्लॉक अभी भी क्या चीज में है, रेस्ट में है। एक बात बताइए, अगर अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं तो इस पर एक फोर्स ये एफ लगाना पड़ जाएगा, है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बनाते हैं। अब बेटा जी हम इस एफ का दो कंपोनेंट लेते हैं, एक एलोंग हॉरिजॉन्टल और एक एलोंग वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट इसी का क्या हो जाएगा बेटा, इसी का हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब इस एफ को हटा दो, इस एफ को चूंकि कंपोनेंट हम ले लिया, इसका ब्रेक कर दिया इसको कंपोनेंट में, तो इस एफ को हटा दो। ये एंगल रहने दो कि थीटा एंगल पर लग रहा था। ठीक है, यहाँ पे इसको भी रहने दो, एफ सिर्फ दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। अब देखो इसके ऊपर में, इधर तो मान लिया जाए कि ब्लॉक को ये मान के चलते हैं कि ब्लॉक ऊपर नहीं उठ रहा है, वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो ये ब्लॉक का इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो है ना। लेकिन इस डायरेक्शन में देखिए एफ कॉस थीटा एक फोर्स लग रहा है, तो फिर भी ये रेस्ट में है, फिर भी ये ब्लॉक क्या चीज में है, रेस्ट में है। तो देयर मस्ट बी सम फोर्स which is equal in magnitude of f cos theta but opposite in direction of f cos theta, तभी तो ये ब्लॉक यहाँ रेस्ट में रह सकता है। अगर f cos theta, इसके ऊपर में जो फोर्स लग रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस ब्लॉक के ऊपर कोई और फोर्स नहीं है, तब तो ये सर्टेन एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता, है ना। लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब है
कि इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर इस ब्लॉक के ऊपर में ठीक इस एफ कॉस थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में कोई तो फोर्स लग रहा है। वो फोर्स हम क्या मान लेते हैं बेटा? एफ। ब्लॉक क्या चीज में है? ये जो ब्लॉक है बेटा जी, ये क्या चीज में है? रेस्ट में है ब्लॉक अभी। अब हम इसका अगर इस ब्लॉक का अगर फ्री डायग्राम पर कंसंट्रेशन अपना पुट करें तो पाते हैं क्या? एफ कॉस थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, और एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। हमने थीटा को फिक्स रखा है। थीटा को क्या रखा है बेटा? कांस्टेंट। एन का सर्टेन वैल्यू होगा ये नॉर्मल रिएक्शन का, है ना। अब हम इस एफ का वैल्यू, ये जो एफ लगा रहे हैं, ये जो फोर्स एफ लगा रहे हैं यहाँ, इसका अब हम क्या करें? मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हैं, धीरे 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 इंक्रीज करते जा रहे हैं, फिर भी ये ब्लॉक अभी भी रेस्ट में। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो फोर्स है एफ स्मॉल एफ से जो जिसको हम रिप्रेजेंट किए हैं, ये क्या है? अगर एफ बढ़ा रहे हैं यहाँ इस इक्वेशन में, देखिए अगर एफ को बढ़ा रहे हैं, थीटा फिक्स है, इसका मतलब है कि ये जो स्मॉल एफ है ये भी बढ़ रहा है, फिर भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये एफ जो है, कैपिटल एफ के बढ़ाने के साथ ये एफ एक्सटर्नल फोर्स है, ये भी एक्सटर्नल फोर्स है, ये भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है। एफ बढ़ाने के साथ साथ ये स्मॉल एफ भी डेफिनेटली बढ़ रहा होगा, तभी तो ये ब्लॉक रेस्ट में है। अच्छा, और बढ़ाते हैं एफ को, इस कैपिटल एफ को, ये जो हम लगा रहे हैं फोर्स इस बॉक्स के ऊपर, उसको और इस एफ को बढ़ा रहे हैं। बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम, एक इंस्टेंट ऐसा आया जिस पर ये ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या पाते हैं बेटा कि ये ब्लॉक जो है, और हम बहुत धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहे हैं, ये ब्लॉक जो है एक्सेलरेशन में आगे बढ़ने लगा, और फिर धीरे धीरे हम एफ को घटाते हैं। उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद, जैसे मान लेते हैं कि एफ बराबर 50 न्यूटन जब पहुंचाए, तो ये ब्लॉक स्टार्ट मूविंग, लेकिन एक्सेलरेशन है ब्लॉक को। तब हम इस एफ को घटाने लगे, फिर हम पाते हैं कि 50 से हम 49 कर दिए, 49 न्यूटन कर दिए फोर्स को, या 48 न्यूटन कर दिए, तब भी ये एक्सेलरेशन में है, और कम किए तब जाके ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू करता है। यानी कि ये जो एफ है, जब ये रेस्ट में था, ये ब्लॉक जब, ये बॉक्स जब रेस्ट में था, तो इसको स्टार्ट्स कराने के लिए, इसके मोशन को शुरू कराने के लिए हमको ये जो एफ लगाना पड़ा वो 50 न्यूटन लगाना पड़ा। और जब ये मूव करने लगा तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए, यानी कि एफ बराबर ये एफ कॉस थीटा हो, इसके लिए एफ का वैल्यू कितना आ गया? 47 न्यूटन। यानी कि जब मोशन में आ गया तो ये जो फोर्स एफ था ये घट गया। अब इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, ठीक है। ये जो स्मॉल एफ है जो इस बॉक्स के ऊपर में लग रहा था, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इस स्मॉल एफ को क्या बोलते हैं बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है? फ्रिक्शन है, ठीक है। ये फ्रिक्शन हो गया, ये हम फोर्स लगा रहे हैं। चलो और एफ को बढ़ाते हैं तो एफ भी बढ़ता है। जब, सुनते जाना बेटा जी ध्यान से, कि जब ब्लॉक रेस्ट में हो या कोई भी ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये फ्रिक्शनल फोर्स सॉलिड और सॉलिड के बीच में लग सकता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स सॉलिड और लिक्विड के बीच में लग सकता है, लिक्विड और लिक्विड के बीच में लग सकता है, ठीक है। सॉलिड और फ्लूइड के बीच में लग सकता है। जैसे एयर में जब
हम चलते हैं बाइक से या फिर किसी और चीज से, तो एयर भी तो हम लोगों के ऊपर में अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग लगाता है ना, वो भी एक तरह का फ्रिक्शन ही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो स्मॉल एफ है और जब बॉडी क्या चीज में है, रेस्ट में है, तो ये जो स्मॉल एफ है फ्रिक्शन फोर्स है, ये क्या है, एडजस्ट करता है किसके अनुसार, एक्सटर्नल फोर्स के अनुसार। एक्सटर्नल फोर्स अगर कम लग रहा है इसको मोशन में लाने के लिए, तो ये जो स्मॉल एफ है ये भी क्या करेगा, कम लगाएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते हैं तो ये एफ भी बढ़ता है। तो जब बॉडी रेस्ट में हो और तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक माने जब बॉडी रेस्ट में हो और उस बॉडी को टेंडेंसी हो मोशन में आने का, यहां इसको क्या है, टेंडेंसी है ना, चूंकि एक्सटर्नल फोर्स हम एफ जो लगा रहे हैं इसके कारण दिस ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड, बट ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स इट इज एट रेस्ट। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट हैज टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट, टेंडेंसी ऑफ मूविंग फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड अकॉर्डिंगली एज एफ इज एक्टिंग, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, ये अकॉर्डिंग है एफ किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो टेंडेंसी जब इसका होता है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स, सिर्फ हम टेंडेंसी बोल रहे हैं, मूव नहीं कर रहा है, टेंडेंसी है मूवमेंट का, ये कोशिश कर रहा है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन इसके ऊपर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है बेटा, ये इसको रोक रहा है। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। जब इसको सिर्फ टेंडेंसी हो मूवमेंट का लेकिन मूव नहीं कर रहा है, तो उस समय रेस्ट में है ब्लॉक, तो उस समय जो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसको कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे बेटा जी, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही अब धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, एफ के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, कैपिटल एफ के वैल्यू को, एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सर्टेन पॉइंट पर आने के बाद ये एफ को क्या कर देता है, ओवरकम कर देता है। जो ये एफ लग रहा है, ठीक है, सर्टेन पॉइंट पर आने के बाद ये मूव करने लगता है। वो जो मैक्सिमम फोर्स हमको ये लगाना पड़ा, ये एफ, यानी कि वही मैक्सिमम फोर्स इधर भी लग रहा होगा उस वक्त, तो वो मैक्सिमम फोर्स जिससे अगर थोड़ा सा भी हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा दें तो ये ब्लॉक किस चीज में आ जाए, एक्सेलरेशन में आ जाए, कहने का अर्थ है मोशन में आ जाए। तो उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो ठीक है, और जब ये मोशन में आ गया तभी तो इसके ऊपर में कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना, तब भी लग रहा है, क्योंकि ये एफ हमको लगाना ही पड़ रहा है इसको आगे एक्सेलरेशन में या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए। तो जब ये मोशन में आ गया तब जो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर में लगता है उसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या उसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ये इतना सा इसमें फिजिक्स है। हाँ, अब ये समझना है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लग रहा है, चाहे वो सॉलिड और सॉलिड हो, सॉलिड लिक्विड हो, लिक्विड लिक्विड हो, लग रहा है। ये लगता कैसे है, क्यों लगता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो रीजन समझने के लिए बेटा जी हम दो तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को। पहला तो हम ये सीधा सीधा बोल दें कि ये सरफेस रफ, ये सरफेस रफ, रफनेस के कारण एक दूसरे को क्या करता है, अपोज करता है मोशन का। चलो ठीक है, ये भी एक्सप्लेनेशन है, हम लोग कह सकते हैं अगर ज्यादा नहीं सोचे तो। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट जो सरफेसेस कांटेक्ट में है एक दूसरे के, इसके एटॉम्स भी एक दूसरे के क्या है, बहुत नजदीक हैं। तो और चार्ज्ड आयंस, चार्जेज इन दोनों के बहुत नजदीक हैं, जिसके कारण इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। और अगर
इस ऑब्जेक्ट को टेंडेंसी है इधर मूव करने का, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में कहीं लगेगा। बात समझना, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। और इसका दो कंपोनेंट होता है बेटा जी, एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। अगर बॉडी रेस्ट में है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स रेस्ट में है और टेंडेंसी भी मोशन का नहीं है इसके पास, ये टेंड नहीं कर रहा है कि हम आगे बढ़े। आगे तो ये तभी बढ़ने का टेंडेंसी होगा जब एक्सटर्नल कोई फोर्स, टेंडेंसी भी नहीं है तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। वो नॉर्मल रिएक्शन भी कहां से जनरेट कर रहा है, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लिया हमारा ये नॉर्मल रिएक्शन है बेटा, ये हमारा mg, और इसको टेंडेंसी अगर है तो इस नॉर्मल रिएक्शन और इस f का रिजल्टेंट जो होगा वो होता है इस ब्लॉक के ऊपर कांटेक्ट फोर्स, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये इधर है और ये भाई साहब इधर हैं तो हमारा कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, FC से अगर रिप्रेजेंट करें तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कांटेक्ट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा बेटा जी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा कहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा ना, या फिर सेंटर से नहीं खींच करके हम लोग यहाँ से भी खींच सकते हैं, है ना, ऐसे खींच दो कोई दिक्कत नहीं है, FC लग रहा है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या, जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो और फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर लग रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। और ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में ही हो और उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो, कब लगेगा वो बता दिए कि उसका टेंडेंसी हो मोशन में आने का, तब उसके ऊपर में लगेगा। और वह फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन when body is at rest but has tendency, क्या, टेंडेंसी टू मूव। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। when body is in मोशन। यहां तक में अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर यहाँ हमको कंफ्यूजन हो गया है, बताइए यहाँ कैसे हो गया, है ना बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगर एटॉमिक लेवल पर हम इसको देखें तो होता क्या है, प्रोसेस जरा सा 2-3 मिनट लगेगा, हम समझा देते हैं। जैसे ये हमने ब्लॉक लिया, ये क्या लिया हमने, यहाँ जो बॉक्स है या ब्लॉक कहो जो कहो, ये ले लिया हमने, और ये हमारा सरफेस है। दोनों सरफेस को थोड़ा सा अलग अलग कर दिए, ठीक है। अगर इसके इस सरफेस को, निचले सरफेस को बिल्कुल हम स्मूथ कर दें, एकदम पॉलिश कर दें, और इस सरफेस को, ये सरफेस, इसको भी अगर हम बिल्कुल क्या कर दें, पॉलिश कर दें, और इन दोनों को वैक्यूम में, कहाँ, वैक्यूम में ले जाएं और दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आए, तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। अब अगर आप इसके ऊपर में आगे के डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, बहुत भारी मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा एक केजी या 2 केजी के ब्लॉक को मूव कराने के लिए, ठीक है ना। तो हुआ क्या, इसका एटॉमिक लेवल पर अगर सोचें तो इसका एटॉम्स, इस सरफेस का एटॉम और इस सरफेस का एटॉम, दोनों एक दूसरे के वेरी वेरी क्लोज आ गया, और इसका ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, क्या हुआ, दोनों के बीच अपोजिट चार्ज आया और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगने लगा,
और वो एक दूसरे को क्या किया, एकदम इतना जबरदस्त तरीके से पकड़ लिया कि इसको मोशन में आने ही नहीं देगा। और अगर मान लिया 1 kg का भी ब्लॉक है तो भी इसके ऊपर में, ठीक है, mg के कई गुना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जाएगा इसको मोशन में लाने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। लेकिन अगर ये पॉलिश्ड नहीं हो दोनों सरफेस तो ये रुखरा होगा, इस तरह का कुछ होगा ना। अगर एटॉमिक लेवल पर देखेंगे माइक्रोस्कोप से, इस तरह का कहीं होगा, है ना। तो कांटेक्ट में जो आएगा एक दूसरे के, सिर्फ ये पॉइंट ही आएगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा ना, तो इस पॉइंट पर ही सिर्फ क्या बनेगा, कोल्ड बेल्डिंग बनेगा। कहने का मतलब ये पॉइंट ही एक दूसरे को क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से पकड़ के रखेगा। और जब हम लोग इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं बेटा, तो ये जो है अपोज करने लगता है। ये जो फोर्स है क्या करेगा, अपोज करेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगने लगता है। ये एफ एक्सटर्नल और ये एफ। सर्टेन कंडीशन आने के बाद एफ जब इससे क्या हो जाए, जस्ट इक्वल और इक्वल से बस थोड़ा सा अधिक हो, तो ये क्या करेगा, ये जितने भी बेल्डिंग हुए हैं कोल्ड बेल्डिंग, ये क्या करेगा, सबको ब्रेक करेगा, टीयर करेगा और ये आगे बढ़ने लगेगा। तब जब ये आगे बढ़ेगा तो इसीलिए आवाज करता है, कड़कड़ कड़कड़ सर 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 सर। वो यही, ये कोल्ड बेल्डिंग जो है ये टूट रहा है बन रहा है, टूट रहा है बन रहा है, जब हम इसको मोशन में ले आते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक लेवल पर हम लोग इस फ्रिक्शनल फोर्स को इस तरह से समझ सकते हैं। अब ये एटॉमिक लेवल को हटाइए, समझने के लिए ठीक है। बाकी अब हम चलते हैं ये जो हम समझा रहे थे इसके ऊपर। ठीक है बेटा जी, चलिए अब एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो या स्टैटिक फ्रिक्शन हो, इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या, नॉर्मल रिएक्शन। इट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाएंगे तो एक क्या आ जाता है, कोएफिशिएंट आ जाता है। ठीक है, एक कांस्टेंट आता है, सॉरी कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट होता है म्यू। इस म्यू को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अगर ये रेस्ट में है ब्लॉक, हाँ हालांकि टेंडेंसी है इसको मूव करने का, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये म्यू कौन सा वैल्यू, ये मान लेते हैं कि ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द मोशन, तो ये एफ मैक्स बराबर म्यू एस इंटू एन, ये याद रखिएगा। जहां एफ मैक्स क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसके ऊपर ये क्या करने लगा, मोशन में आ गया, जस्ट मोशन में आने वाला है, माने मोशन में नहीं आया, जस्ट मोशन में आने वाला है। उस वक्त जो ये फ्रिक्शनल फोर्स लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ मैक्स या उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, कितने के बराबर होगा, म्यू एस इंटू एन, वेयर म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जब ये स्टार्ट कर दिया मूविंग, तब जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, एफ के रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो कितने के बराबर होता है, म्यू के इंटू अगेन फिर एन, नॉर्मल रिएक्शन। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, कि एफ मैक्स जो है ऑलवेज ग्रेटर देन एफ के होगा, इसलिए म्यू एस जो होता है ग्रेटर देन म्यू के होता है, याद रखिएगा, म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब एक बात है कि म्यू एस और म्यू के डिपेंड किस बात पर करता है, तो दोनों सरफेस के नेचर पर डिपेंड करेगा। म्यू एस और म्यू के दोनों सरफेस के नेचर पर डिपेंड करेगा, और दोनों सरफेस के मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। जैसे दो लकड़ी ले लो और लकड़ी को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवाओ, है ना, तब फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा है। और दो चिकना सरफेस जैसे आइस को किसी सरफेस के ऊपर में स्लाइड करवा के देखो, दोनों के बीच में देखना वेट मास जो नॉर्मल रिएक्शन दोनों का सेम होगा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है,
जैसे चलो यहाँ हम ले लेते हैं एक रबर, 1 kg का एक रबर लिया और सरफेस पर हम सोच रहे हैं मूव कराने के लिए, ये क्या है बेटा, रबर है, ठीक है ना। ये हम क्या ले लिया, आइस क्यूब, ये क्या है बेटा, आइस क्यूब, ये, और दोनों को ऊपर में हम फोर्स लगा रहे हैं, मूव करो भैया मूव करो, तो हम पाते हैं 1 kg इसका भी मास है, 1 kg इसका भी है, तो नॉर्मल रिएक्शन दोनों का क्या होगा बेटा, सेम होगा। लेकिन हम क्या पाते हैं कि रबर को, 1 kg के रबर के बॉक्स को या ब्लॉक को मूव कराने के लिए हमको एफ ये जो लगाना पड़ रहा है वो ज्यादा लगाना पड़ रहा है बनिस्पत ये आइस को मूव कराने के। यानी कि दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में है उसके मटेरियल्स पर भी डिपेंड करता है। ये रबर है और ये आइस है, ये रबर और सरफेस है, सरफेस यानी ग्राउंड है ना, और ये आइस और ग्राउंड है, दोनों सरफेस के मटेरियल पर भी डिपेंड करता है ये म्यू एस और म्यू के का। समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या ये अगर मान लिया जाए कि ये जो बॉक्स हम ले रहे हैं उसका सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में अगर लार्ज हो तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स लार्ज लगेगा, तो ऐसा नहीं, ये डिपेंड करता है सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस एरिया पर, कांटेक्ट का जो सरफेस एरिया है जो कांटेक्ट में है सरफेस के उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एफ मैक्स दिया जाएगा किस इक्वेशन से, म्यू एस इंटू एन से, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन एफ के दिया जाएगा म्यू के इंटू एन से। अब यहां पर मार्केबल पॉइंट ये है बेटा कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये क्या है, सेल्फ एडजस्टेबल है। अगर आपसे कभी पूछा जाए, यहां तक अगर आप समझ चुके हैं तो ठीक है, हम इसको अब डिलीट करने वाले हैं और कुछ और कंसेप्ट देने वाले हैं। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछिए कि सर यहाँ हम कंफ्यूज हैं, यहाँ पर आप समझा दीजिए, ठीक है, हम पक्का समझाएंगे। चलिए, यानी कि अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे हैं कि जब दो सॉलिड सरफेस या सॉलिड और लिक्विड या लिक्विड और लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और एक दूसरे के बीच आइदर टेंडेंसी ऑफ मोशन करने का, रिलेटिव मोशन का, या मोशन में हो, रिलेटिव मोशन में हो, तो दोनों सरफेसेस के बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अगर बॉडी सिर्फ टेंडेंसी में हो मोशन का तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और अगर एक्चुअली में वो एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में हो यानी मूव कर रहा हो तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल, क्योंकि देखे थे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे थे तो वो भी बढ़ रहा था। अब मान लिया जाए, हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लिया जाए ये एक क्या है बेटा, बॉक्स है, इसके ऊपर में इधर हम एफ फोर्स लगाए, इधर हमारा क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये इधर mg और ये ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। एफ को बढ़ा रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है लेकिन मोशन में नहीं है, तो उस वक्त ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब मैक्सिमम वैल्यू एफ का, वो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि एफ उस वक्त एफ के ही बराबर होगा, वो वैल्यू जिसके बाद, जिसके जस्ट बाद ये मोशन में आ जाए उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और बेटा जी एक बात बताओ, सपोज हम एफ बराबर 5 न्यूटन लगा रहे हैं और फिर भी ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है, तो इस एफ का वैल्यू क्या होगा बताओ, 5 न्यूटन। अगर एफ बराबर 5 न्यूटन लगा रहे हैं, देन एफ बराबर अगर 6 न्यूटन लगा रहे हैं फिर भी ये रेस्ट में है, देन ये एफ यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, 6 न्यूटन हो जाएगा। अगर एफ बराबर हम 7 न्यूटन लगा रहे हैं, देन एफ एस बराबर कितना हो जाएगा, 7 न्यूटन। यानी कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है तो बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो कंफ्यूज नहीं करना, और वहां आपको दे देगा म्यू एस का भी वैल्यू, म्यू एस बराबर मान लिया 0.6 दे दिया, क्या दे दिया बेटा,
0.6 दे दिया, कहेगा कि निकालिए। अब मास भी दे दिया है 10 किलो, एम दे दिया कितना बेटा 10 केजी, जी का वैल्यू ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद कहेगा क्या कि हम एक्सटर्नल फोर्स 7 न्यूटन लगा रहे हैं। कितना न्यूटन बेटा जी? 7 न्यूटन। आओ बॉडी क्या है? मोशन में नहीं है ना, मोशन में नहीं है। या 5 न्यूटन लगा रहे हैं और मोशन में नहीं है, तो बताइए फ्रिक्शनल फोर्स। इसको 10 केजी नहीं बेटा, इसको 50 केजी आप ठीक रहेगा। ठीक है, 50 10 5 30 न्यूटन। हाँ ठीक है, फिर भी ये मोशन में नहीं है, तो बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। तो सीधा सीधा इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचना उस वक्त, और देखना कि जब ये 5 न्यूटन, तो इस डायरेक्शन में डेफिनेटली 5 न्यूटन लग रहा होगा, तो वही हमारा क्या हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अब ये जो एफ मैक्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, वो बराबर होता है म्यू एस इंटू ए। ठीक है, और नहीं तो फिर जो एक्सटर्नल फोर्स वही स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। कहने का अर्थ है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल, वो एडजस्ट कर लेता है खुद को। जितना बाहरी फोर्स लगेगा उतना स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तब तक लगेगा जब तक कि लिमिटिंग वैल्यू नहीं पहुंच जाए। जैसे ही लिमिटिंग वैल्यू पहुंचे, स्लाइड करना शुरू हो गया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन गया, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये सब बात ध्यान में रखना है, ऐसा सवाल आ चुका है नीट वगैरह में। एक्सटर्नल फोर्स दे दिया 10 न्यूटन और म्यू एस का भी वैल्यू दे दिया। अपन बच्चा लोग क्या किया कि अच्छा इतना, तो म्यू एस इंटू एन कर दिया सीधा, इतना फ्रिक्शनल फोर्स। नहीं बेटा, यहां देखो ना, एफ मैक्स कितना लगेगा इस केस के लिए? 0.6 इंटू नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा एम जी 10 यानी 500। कितना हो गया? 0.6 500 न्यूटन हुआ ना, और 0 तो 6 50 300 न्यूटन लग रहा है बेटा। हम यहाँ कितना लगा रहे हैं बेटा? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, है ना। हम लोग कितना लगा रहे हैं? 7 न्यूटन। तो फिर भी ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब एफ इसके बराबर ही होना चाहिए ना। तो एफ यहाँ 5 न्यूटन होगा, ये स्मॉल एफ 6 न्यूटन, 7 न्यूटन। अकॉर्डिंगली क्या है वैल्यू एफ का? कैपिटल एफ, जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं। तो हम यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है? सेल्फ एडजस्टेबल। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, म्यू एस इंटू एन के बराबर। और स्टैटिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो, दोनों सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। दोनों सरफेस के जो कांटेक्ट में है उसके मटेरियल पर डिपेंड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन में आते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा सा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये एफ है हमारा, ये नॉर्मल रिएक्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एफ सी कॉन्टैक्ट फोर्स। एफ सी का वैल्यू क्या होगा बेटा जी? तो स्क्वायर रूट के अंदर एफ का स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर। ठीक है, और एफ सी यानी कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल फ्रिक्शन। ये 5 न्यूटन वाला हटा दिए, अब एफ लग रहा है, ये स्मॉल एफ लग रहा है। ठीक है, और ये जो लैम्डा हो गया वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये एफ कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब जस्ट ये ब्लॉक क्या है, किस सिचुएशन में आ चुका है? अबाउट टू स्टार्ट द मोशन। तो उस वक्त जो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर एफ एल बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एन बराबर क्या हो गया? एम जी, है ना। और एफ एल बराबर क्या हो गया बेटा जी? एफ एल बराबर क्या हो गया? म्यू एम जी हो गया।
और इन दोनों के बीच का एंगल ये जो लैम्डा है ये क्या हो जाएगा, तो निकाल लीजिए tan लैम्डा बराबर क्या होगा बताइए। tan लैम्डा यानी कि ये यहाँ एफ को इधर शिफ्ट कीजिए तो ये एफ परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि एफ यानी कि म्यू एम जी अब बटा नॉर्मल रिएक्शन, यही ना होगा। इसको ऐसे समझ लीजिए tan लैम्डा बराबर क्या होगा, एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स और डिवाइडेड बाई क्या, एफ मैक्स डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन, है ना। हाँ, एफ मैक्स लिख लो, एफ मैक्स कितना म्यू एम जी, यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बाई एन क्या हो गया यहाँ एम जी, एम जी खत्म हो गया, यानी लैम्डा बराबर हमारा क्या आ गया बेटा जी, tan इनवर्स म्यू एस। ये हमारा क्या हो गया बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हालांकि ये सब आराम से निकाल सकते हैं अगर कंसेप्ट सारा का सारा आ गया है, ठीक है। दूसरा होता है एक एंगल ऑफ रिपोज, वो क्या होता है जरा उसको भी समझ लीजिए। यहाँ क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कब लगता, कब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच के एंगल को कब कहेंगे, जब ये ब्लॉक अबाउट टू स्टार्ट स्लाइडिंग, मतलब यहाँ स्टैटिक ये फ्रिक्शन ये जो लग रहा है ये कौन सा लग रहा है, मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज क्या हो जाएगा, एक ब्लॉक ले लो इंक्लाइंड प्लेन पर, ठीक है, मान लेते हैं कि इसका ये एंगल हमारा थीटा, तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे तो एक इधर लगेगा एम जी साइन थीटा बेटा, इधर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस, इधर लग जाएगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन और इधर एम जी का एक कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा। अब क्या करो कि थीटा को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाएगा तो एम जी साइन थीटा तो बढ़ते जाएगा ना, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो घटेगा। देखो ध्यान से, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है बेटा ये घटेगा, क्योंकि थीटा जब बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, लेकिन एम जी साइन थीटा बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये एम जी साइन थीटा एफ एस के बराबर हो जाए, यानी कि क्या हम बोल रहे हैं, एम जी साइन थीटा किसके बराबर हो जाए, एफ एस के बराबर हो जाए। एफ एस बराबर क्या होगा बेटा, म्यू एस इंटू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ एन बराबर क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा म्यू एस एम जी कॉस थीटा, इसमें पुट कर दो, यानी एम जी साइन थीटा बराबर क्या है बेटा, म्यू एस एम जी कॉस थीटा। tan थीटा बराबर यहाँ क्या आ गया, म्यू एस। तो वह एंगल, ये थीटा का वह वैल्यू हम बोल रहे हैं जिस पर ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो, मतलब ये स्लाइड करने के एकदम पोजीशन में आ गया हो, तो उस वक्त जो एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं, मान लेते हैं वह एंगल क्या है, अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, या tan थीटा रहने देना, क्या दिक्कत है। तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ रिपोज, यानी थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स, न्यूमेरिकली देख रहे हैं दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, यानी कि दिस थीटा बराबर लैम्डा, यानी हम कह सकते हैं थीटा बराबर क्या है, लैम्डा। एंगल ऑफ रिपोज बराबर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहां तक अगर आपको किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं आया। और अब इसमें लगभग खत्म कर चुके हैं, कहाँ कहाँ आपको डाउट हो सकता है वो हम पहले समराइज करते हैं, उसके बाद फिर आपका डाउट सब बता देते हैं। यहाँ यहाँ डाउट होगा, यहाँ यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स कितने के बराबर, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है यानी काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू सफिक्स के। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहने का मतलब क्या, लिमिटिंग वैल्यू,
एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एन हो जाएगा, वेयर एफ एस इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या है बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन बोले तो व्हेन ब्लॉक इज और ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू स्टार्ट स्लाइडिंग, उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। एफ के बराबर म्यू के इंटू एन, वेयर म्यू के इज, यहां पर एफ के क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन, और म्यू के क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इन दोनों का ही वैल्यू कांस्टेंट होता है, और हम अभी अभी लिखवा दिए थे कि म्यू एस ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। लेकिन कोई जरूरी नहीं है। एक बात हम आपको बता दें, एक बात हम आपको बता दें कि कहीं कहीं आप देखते होंगे कि म्यू एस लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। म्यू एस का वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1, बताए थे ना, वो जब कोल्ड बेल्ट कर देते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स ही लगता है, दोनों के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है। लेकिन जैसे कि एक सेकंड देखिए, एफ एस बराबर क्या होगा बेटा? म्यू एस एम जी होगा ना बेटा। अब म्यू एस बराबर क्या हो जाएगा? एफ एस बाई एम जी। अब बताइए, एम जी अगर एफ एस एम जी से बराबर बड़ा होगा तभी तो म्यू एस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन एफ एस एम जी से बड़ा, एफ एस बराबर क्या होगा बेटा जी? एफ एस बराबर क्या होगा? म्यू एस इंटू एम जी बाई एम जी। एम जी एम जी खत्म। यानी कि ये देख रहे हैं कि म्यू एस का वैल्यू अगर लेस देन 1 हो, लेस देन 1 हो, तो इस पूरे का वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज लेस देन 1 ही आएगा ना। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। हम ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि कोल्ड वेल्डिंग का जो हम केस आपको दिखाए उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत लार्ज होता है। उस केस में म्यू एस जो ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 1 से बड़ा हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि 0 से 1 के बीच में ही लाई करे, ये मिसकंसेप्शन हटा दीजिएगा। लेकिन जनरली आपको मिलेगा 0 से 1 के बीच में ही लाई, ठीक है। तो म्यू एस ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, ठीक है ना। अब आ जाइए कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? मान लिया ये हमारा ब्लॉक, इसके ऊपर में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना। फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल, ये फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक हो सकता है, काइनेटिक हो सकता है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स ही एक्चुअल में लगता है दो सरफेस के बीच में, और जैसे ही आप इसको टेंडेंसी ऑफ स्लाइड दें, या टेंडेंसी यानी कि खींचना शुरू करें या पुश करना शुरू करें या पुल करना शुरू करें इस ऑब्जेक्ट को नीचे लगेगा, तो एफ सी का जब ये रेस्ट में है और टेंडेंसी भी नहीं है मोशन का, तब सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। जैसे ही टेंडेंसी हुआ तो एफ सी का एक कंपोनेंट इधर भी आ जाता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल। एफ सी क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। एफ सी बराबर क्या हो जाता है? एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। ये सब आप याद रखना, ठीक है। जब ये अबाउट टू स्टार्ट स्लाइडिंग हो तो यहाँ ये जो एंगल बनेगा, अगर मान लिया इसको टेंडेंसी नहीं है मोशन का, तब एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा बताओ? तब ये एफ होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? एफ नहीं होगा। एफ नहीं होगा तो ये लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 0। ये लैम्डा का वैल्यू 0 हो जाएगा। या फिर एफ सी को इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं भी कि अगर ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो तो एफ सी बराबर, एफ सी का जो वैल्यू हो जाएगा, एफ सी देख लो, कॉस लैम्डा जे के डायरेक्शन में और माइनस एफ सी साइन लैम्डा आई के डायरेक्शन, इतना लगता है। अब जब इसको टेंडेंसी नहीं हो स्लाइड करने का तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा जी? 0। लैम्डा का वैल्यू 0 हुआ तो एफ सी बराबर ही सिर्फ एफ सी, ऊपर के डायरेक्शन में, तब ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही? कंफ्यूज नहीं करना है। ये एक्चुअल में जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होता है तो यही फोर्स एक्ट करता है, कांटेक्ट फोर्स। और इसका कितना कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। लेकिन
ये कब दो कंपोनेंट होता है, जब ये ऑब्जेक्ट को क्या हो, टेंडेंसी हो स्लाइड करने का। अगर इसको टेंडेंसी नहीं है तो इसका सिर्फ एक कंपोनेंट, वो है नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ में आ गई। और ये दो तीन इक्वेशंस के अलावे और तो इसमें कोई इक्वेशंस है नहीं बेटा, बस दिमाग में ये रखना है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और भी हम आपको बता देते हैं कि आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स निकालने में प्रॉब्लम आ सकता है, उसको हम डिस्कस कर देते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालें। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन देख लेते हैं बेटा। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जेई में, मेंस में, एडवांस में इससे रिलेटेड सवाल जरूर देता है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस पे क्या है, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है या ब्लॉक कहो जो कहो भैया, और ये सरफेस पे। मान लेते हैं कि इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों इधर मोशन में है, ये भी मोशन में है, ये भी मोशन में है। बात समझ में आ रही है। अब पूछ दिया कि इसके ऊपर में इसके द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो हमेशा हम जो बोलने जा रहे हैं उसको याद रखिएगा। सीधा क्या कीजिए कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए निकालिए। जैसे इस सरफेस के द्वारा ये सरफेस जो है हमारा, यानी कि कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ ए और कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ बी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। हम क्या निकालेंगे, अगर ए के द्वारा बी के ऊपर में क्या फ्रिक्शन लग रहा है ये निकालना है, तो ए के रिलेटिव में बी का वेलोसिटी निकालिए। ठीक है, सपोज ए के रिलेटिव में ये बी ब्लॉक इधर जा रहा है राइट साइड, तो बी ब्लॉक के ऊपर में फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग जाएगा बेटा, लेफ्ट साइड। अगर बी के रिलेटिव में ए का फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी ए के ऊपर बी के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो निकालना है, तो बी के रिलेटिव में ए का वेलोसिटी निकालिए। अगर बी के रिलेटिव में ए का वेलोसिटी राइट वार्ड है, बी के रिलेटिव में ए का वेलोसिटी राइट वार्ड है, तो ए के ऊपर में किस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा, सो बताइए। अगर बी के रिलेटिव में इसका वेलोसिटी राइट वार्ड है तो भी लेफ्ट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। कोई भी दो कॉन्टैक्ट सरफेस हो, काइनेटिक फ्रिक्शन का अगर डायरेक्शन निकालना है तो जिसके द्वारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके रिलेटिव में जिसके ऊपर लग रहा है उसका वेलोसिटी निकालिए। यहां अगर बी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ए के द्वारा क्या लग रहा है, डायरेक्शन को अभी हटाइए, ये तो कंफ्यूज करिएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या बेटा, बी के द्वारा ए पर जो फ्रिक्शन, सॉरी ए के द्वारा बी पर किस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये निकालना है। दोनों मोशन में है, किधर कैसे नहीं पता, तो दिमाग में रखिए कि ए के रिलेटिव में बी का क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। ए के रिलेटिव में मान लेते हैं कि बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में बेटा, फॉरवर्ड, तो इसके ऊपर में फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ठीक उसके अपोजिट, बैकवर्ड। अब अगर इसके द्वारा और दूसरा मान लिया बी के ऊपर में ए के द्वारा तो किधर लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, अगर ये इधर जा रहा है ए के रिलेटिव में तो लेफ्ट साइड लगेगा, है ना। अब अगर हमको बताना हो कि ए के ऊपर में बी के द्वारा किधर लग रहा है, तो बी के रिलेटिव में ए का वेलोसिटी निकालिए। तो बी के रिलेटिव में अगर ए राइटवर्ड जा रहा है तो लेफ्ट लगेगा फ्रिक्शन, अगर ए लेफ्टवर्ड जा रहा है बी के रिलेटिव में तो राइटवर्ड लग जाएगा फ्रिक्शन। दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान ये देना है बेटा कि अगर दो सरफेस कांटेक्ट में है, मान लिया बी के ऊपर में दो सरफेस है, बी और ये ए, तो बी के ऊपर अगर ए के द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो बी का वेलोसिटी जिसके द्वारा निकालना है उसके रिलेटिव में दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाल दीजिए। जैसे बी के ऊपर निकालना है तो ए के रिलेटिव में बी का वेलोसिटी निकाल देंगे, अगर ए के ऊपर निकालना है तो बी के रिलेटिव में ए का वेलोसिटी निकाल देंगे। ये तो हुआ हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने का तरीका। ठीक है, इसको थोड़ा दिमाग में सोचिए कि क्या करना है। बात समझ में आ गई।
जैसे कि एक हम एग्जांपल से समझा रहे हैं आपको। ये क्या है, क्या है बेटा, ये क्या है, पहिया। इसको अब आप क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। ये हमारा सरफेस है, ये की पॉइंट पर है, इसको घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस सरफेस से हम ऑब्जर्व करेंगे, इसके द्वारा इसके ऊपर किधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ये पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ऑब्जर्व करेंगे किसके द्वारा, ये सरफेस ए है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बी है, ये ए है और ये बी है। तो ए के रिलेटिव में बी का वेलोसिटी किधर है, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर। बी का वेलोसिटी क्या है, किसी पॉइंट का अगर बी के किसी पॉइंट को लेंगे तो ये किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा। यानी ए के रिलेटिव में बी का जो वेलोसिटी है किसी पॉइंट पर कॉन्टैक्ट के पास, वो किधर है, इधर है ना। इधर है, अगर ए के पॉइंट पे ये स्थिर है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो ए के रिलेटिव में इस बी का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसका वेलोसिटी किधर है, इधर है। तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग जाएगा बेटा, इधर लग जाएगा। समझ में आ रही बात, ये घूम रहा है ऐसे 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 ऐसे, इसको यहाँ रखे हैं एक ही जगह, फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग जाएगा। यानी कि एक बार और हम बोल दे रहे हैं, दो सरफेस 1 और 2 अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, वन के द्वारा दो पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन निकालना हो, तो 1 के रिलेटिव में 2 के वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालिए। जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा, याद रखिए, ठीक है। अब हम आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसका बड़ा ही सिंपल तरीका हम बताने जा रहा हूं। ये तो काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ, यहाँ अब डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक था ना, अब यहाँ स्टैटिक कर दो, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में पहला तो तरीका है बेटा जी, मान लिया इधर एक्सटर्नल फोर्स एफ हम लगा रहे हैं, इधर किधर लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो सीधे इसमें क्या है, रेस्ट में है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन में तो ऑब्जेक्ट क्या चीज में रहता है, रेस्ट में रहता है। तो नेट फोर्स क्या कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। वर्टिकल डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा नहीं, लगेगा तो मान लिया इधर लगा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स इसके ऊपर में क्या है, जीरो है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने का पहला तरीका तो ये है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में नेट फोर्स क्या कर दीजिए, जिस डायरेक्शन में देखिए कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उस डायरेक्शन के अलोंग ही लगे, कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग रखता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर या सर्टेन एंगल पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है, उसके पैरेलल ही लगेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, नेट फोर्स इसके ऊपर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। दूसरा तरीका ये है कि एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि ये क्या चीज में आ गया है, स्लाइड कर रहा है, ये क्या कर रहा है बेटा, स्लाइड कर रहा है, एक सेकंड के लिए मान लीजिए, और फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन का फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन निकालिए, वो जो तरीका बताएं। जैसे ये स्लाइड मान लिया इधर करने लगा, इधर फोर्स लगाए थे, इधर करने लगा स्लाइड, तो इस सरफेस के रिलेटिव में इसका वेलोसिटी किधर है, इधर है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा। इसी तरह से पहिया के केस में भी आ जाइए, है ना। ये पहिया ये आगे बढ़ रहा है, मान के चलिए आगे बढ़ रहा है, इसके ऊपर में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्लाइड नहीं कर रहा, आगे बढ़ रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि यहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, तो इसके रिलेटिव में इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग जाएगा। तो ये दो तरीका स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन को निकालने का, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ दो चार हम सवाल डिस्कस कर लेते हैं बेटा जी, और कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप बोल दीजिए, हम 1 मिनट में समराइज भी कर देते हैं सारे के सारे कंसेप्ट। When two solid surfaces or solid and liquid surface or liquid and liquid surface comes in contact and they have tendency of relative motion, then a force act between the surface, the force which acts between the surface is called frictional force. Frictional force is of two types, kinetic friction and static friction. When object is at rest
okay, but has tendency of movement, tendency of acceleration, then the frictional force which acts between the two surfaces is called static friction. When object starts sliding, then frictional force acting between the two surfaces is called kinetic friction. जब दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में आ गया तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. द फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस. अब कॉन्टैक्ट सरफेस में हम सॉलिड कॉन्टैक्ट, सॉलिड टू लिक्विड कॉन्टैक्ट, लिक्विड टू लिक्विड कॉन्टैक्ट हम बोल रहे हैं. जब दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस, हाँ, दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो कॉन्टैक्ट सरफेस के एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर, दोनों सरफेस के नेचर पर, और दोनों सरफेस का जो मटेरियल जो कॉन्टैक्ट में है उसके ऊपर डिपेंड करता है. फ्रिक्शनल फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ओके, frictional force is an electromagnetic force. The contact force between the two surface has two components actually. Contact force हम force वाला में ही बताए थे. Has two components. One is normal reaction and second is frictional force. इसको इस तरह से भी समझते हैं. हालांकि अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ से आ गया तो आप इसको दो तरीके से ही समझिए कि एक नॉर्मल रिएक्शन, एक फ्रिक्शनल फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन तो आप पहले से ही जान रहे थे, है ना. अब एक नया फ्रिक्शनल फोर्स आ गया. बात समझ में आ गई बेटा? अब चलिए कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रॉब्लम है, कहता है बेटा सपोज ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ओवर ए रफ सरफेस. ये देखिए 1 kg का ब्लॉक है बेटा, इसको रफ सरफेस पर हम प्लेस किए हैं. मास इसका क्या है बेटा जी? 1 kg. रफ सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन फिगर. हॉरिजॉन्टल फोर्स F इसके ऊपर अप्लाई कर दिया. नाउ लेट अस नो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F एंड एक्सेलरेशन ऑन द ब्लॉक A if the force F is gradually increased given that mu S का वैल्यू क्या दिया है बेटा जी? 0.5. और म्यू K कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? 0.4. G का वैल्यू कितना दिया है बेटा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हम सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे. ये नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या आ जाएगा बेटा? mg 1 × 10 यानी कि 10 न्यूटन हमारा क्या नॉर्मल रिएक्शन है. Now let us see what are the values of force of friction F and acceleration of the block if the force F is gradually increased. देखिए इसमें सिंपल सा बात है बेटा जी कि ग्रेजुअली हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं. ये F को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं. शुरू में व्हेन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हेन F बराबर 0 तो ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा? 0. जैसे ही हम F को 1 न्यूटन करेंगे तो हमारा F क्या आ जाएगा बेटा? 1 न्यूटन. क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, अब Fs का मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन F मैक्स क्या होगा? म्यू एस इंटू एन के बराबर होगा. म्यू एस कितना है हमारा? 0.5 इंटू 10 बराबर 5 न्यूटन, है ना. F का वैल्यू जब हम 2 न्यूटन करेंगे F भी क्या हो जाएगा? 2 न्यूटन. इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते कब, जब F का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन, देन F बराबर 5 न्यूटन एंड इसी पॉइंट पर मोशन क्या करेगा? स्टार्ट होगा. ठीक है, तो यही तो पूछ रहा था. व्हाट आर द वैल्यूज, तो कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन, 1 2 3 4 5 न्यूटन के बाद फिर ये 6 न्यूटन. जैसे ही करेंगे 5.1 न्यूटन भी करेंगे तो ये ब्लॉक क्या करेगा? मोशन स्टार्ट हो जाएगा इसका. ठीक है, 5 न्यूटन पर क्या होगा? मोशन स्टार्ट हो जाएगा. अब जब मोशन स्टार्ट हो गया, इस केस में एक्सीलरेशन यहाँ क्या होगा बेटा? 0. यहाँ भी 0, एक्सीलरेशन भी निकालना था. यहाँ भी 0, यहाँ पर भी 0 एक्सीलरेशन होगा. लेकिन जैसे ही हम 5 से 6 न्यूटन करते हैं, मान लेते हैं कि F बराबर हमने 6 न्यूटन लगा दिया, तो F बराबर हमारा क्या हो जाएगा? म्यू K इंटू एन. अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा बेटा,
अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, म्यू के का वैल्यू 0.4 इंटू 10 बराबर 4 न्यूटन। इस केस में 6 माइनस 2 एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 6 माइनस 4 बटा 1। 6 न्यूटन क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर 6 में 4 गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वही जो हम समझाए थे थियोरेटिकल पोर्शन डील करते हुए, वही ये क्वेश्चन के रूप में है। अब दूसरा सवाल देखते हैं बेटा। कहता है कि a particle of mass m 1 kg rates on rough contact with a plane inclined 30 डिग्री। एक इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है टू द हॉरिजॉन्टल एंड इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। वो कहता है कि अबाउट टू स्लिप है, माने बस नीचे ढुलकने वाला है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड पार्टिकल। पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, मास दिया हुआ है, ठीक है, मास क्या है इसका दिया हुआ है 1 kg, रेस्ट ऑफ कांटेक्ट 30 डिग्री जस्ट अबाउट टू स्लिप, फाइंड द कोएफिशिएंट। ये जस्ट अबाउट टू स्लिप, ये क्या है बेटा, अबाउट टू स्लिप है। तो पहला तो डायरेक्ट वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला से अति सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल रहे हैं, हाँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, लैम्डा बराबर ही थीटा ही हो जाएगा ना। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ये एंगल ऑफ रिपोज का केस है। यहाँ पर में क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स म्यू बराबर थीटा, यानी कि म्यू बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, सीधा tan ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, या यू कहो कि एंगल ऑफ रिपोज, दोनों का तो एक वैल्यू होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, sin 30 1/2 cos 30 √3/2 बराबर 1 बटा √3 हो गया इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसका, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बेटा, 1 बटा √3 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 4 5 सवाल देख लेते हैं, ऐसा कोनो बात नहीं है, हम टनाटन आपको हम सोल्व करवा देते हैं, ठीक है ना। अरे बाप रे, चलिए तो हो गया, 1 सेकेंड, हाँ ये हो गया। और कौन सा था बेटा, ये वाला भी करवा चुके हैं बेटा जी, ठीक है ना, ये वाला भी करवा दिया। अब आगे आते हैं इस सवाल पर। ये कहता है चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए, in the adjoining figure the coefficient of friction between wedge of mass m and block of mass m is mu। आई देखिए ऐसा है कुछ फिगर, ठीक है, आई देखिए वो ऐसे है, इसके साथ कांटेक्ट में, इसका मास m और इसका मास m, और दोनों के बीच का कोएफिशिएंट, फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F required to keep the block stationary with respect to the wedge। आता है बेटा, इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वेज ऑफ मास एम, वही म्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में म्यू है। तो देखो बेटा, सबसे पहले इस ब्लॉक का हम लोग क्या खींचेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, एक फोर्स mg और दूसरा फोर्स ये स्लाइड करना चाहेगा नीचे, क्या इसके रिलेटिव इसका वेलोसिटी किधर होगा, नीचे, तो ऊपर लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ये mg बराबर fs हो जाए, fs बराबर क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन ले लो,
इसके द्वारा इस सरफेस के, ये इसके ऊपर लगाएगा, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन म्यू एस इंटू म्यू इंटू एन हो जाएगा, ठीक है ना, यही होगा ना, यही हो जाएगा। अब इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम खींचे तो इसके ऊपर में एक नॉर्मल रिएक्शन एक इधर से एफ लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, एम वाला मास के ऊपर, है ना, पार्ट ऑफ सिस्टम का हम एफ बी डी खींच दिया हूं, ये लगेगा। अब हमको पूछ रहा है कि एफ का वह वैल्यू बताइए जिसके लिए ये ब्लॉक इसके रिलेटिव में स्टेशनरी हो, तो क्या हो भाई, इसको सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन हो जिसके कारण, इस फोर्स के कारण ये दोनों ब्लॉक अगर एक एक्सेलरेशन से मूव करे और इसका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्मॉल एम ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं करेगा इसके रिलेटिव, नहीं हो जाएगा इसका मतलब ये। तो अगर हम दोनों को एक सिस्टम ले लें तो एक्सेलरेशन उसका क्या हो जाएगा, एफ फोर्स कैपिटल एफ के कारण कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा जी, सीधा सा बात है, एफ बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एम प्लस एम इंटू ए होगा ना, यानी कि ए बराबर एफ बटा एम इंटू एन, यही ना होगा। अगर दोनों को एक सिस्टम ले लें, हम सिस्टम ले लिया तो एक्सटर्नल फोर्स तो इस केस में सिर्फ एक है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक, ये मास कितना है एम प्लस एम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स है ना, बाकी पता नहीं हवा में है, ब्लॉक कहाँ है, इधर मान लिया जाए कि अगर इधर इसका mg लगेगा, इसका भी mg लगेगा, इंटरनल फोर्स तो होगा नहीं, और नॉर्मल रिएक्शन दोनों का लगा लें तो n लगेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो ऑल दो फोर्स है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस सिस्टम के ऊपर सिर्फ एक फोर्स F, F बराबर है, करेक्ट, F बराबर F बाई M प्लस, ठीक है ना। यानी कि अगर हम अब अगर इस पार्ट ऑफ सिस्टम का हम फ्री बॉडी कंसीडर करें स्मॉल m का, इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है a, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा m इंटू a होगा ना। अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं तो Fs बराबर क्या हो जाएगा बेटा mg, यानी कि म्यू एस इंटू एन बराबर म्यू एस इंटू एम ए, यानी कि इतना बराबर क्या mg है ना, म्यू एस इंटू एम ए इंटू बराबर mg। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा जी, क्या पूछ रहा था हमसे, पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F रिक्वायर्ड, ये F निकालना है, ठीक है। तो m तो हो गया कैंसल, यानी कि म्यू दिया है, म्यू एस के जगह पर म्यू दिया है, इनटू ये a यानी कि F बाई m प्लस m बराबर g, यानी कि F बराबर हमारा कितना आ गया m प्लस m इंटू जी बटा, यही तो आंसर हो गया, F बराबर m प्लस m इंटू जी बटा म्यू, अच्छा खासा फोर्स आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो आप इसको, ठीक है, कहता है 6 kg ब्लॉक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। मजे से पढ़िए आराम पूर्वक, एक दो दिन हम वीडियो नहीं डाले बेटा जी, प्रॉब्लम चल रहा था, बिजली का बड़ा दिक्कत चल रहा था, इसलिए नहीं डाल पाए, उसके लिए क्षमा, बहुत समस्या है इधर बिजली का अभी आंधी पानी के कारण। कहता है 6 kg ब्लॉक इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड रफ सरफेस एज शोन इन, फाइंड द फोर्स F रिक्वायर्ड, ये इधर फोर्स लग रहा है, F फोर्स रिक्वायर्ड M बराबर कितना है बेटा 6 kg, 6 kg block is kept on inclined raf surface shown in figure, find the force F required to keep the block stationary, म्यू एस का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.6, म्यू के बराबर 0.4,
ठीक है ना। ये एंगल थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, एम का वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले बेटा इसका एफ बी डी खींच लेते हैं। चलो, और एफ एम जी का 2 कंपोनेंट ही हम हमेशा लेंगे, एम जी कॉस थीटा इधर लगेगा और एम जी साइन थीटा बेटा इधर लगेगा। ठीक है, ये ऊपर क्या लगेगा बेटा जी, नॉर्मल रिएक्शन। अब जरा सा अब एफ किधर लगेगा वो थोड़ा सा, ठीक है, एफ मिनिमम फोर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फाइंड द फोर्स एफ रिक्वायर्ड kept on ground observation, find the force F required to keep the block stationary। ब्लॉक को स्टेशनरी करने के लिए एफ का क्या वैल्यू लगेगा? तो सिंपल सा बात है भाई, हाँ क्या सिंपल सा बात है कि एफ का मिनिमम वैल्यू ही ये पूछ रहा है। मिनिमम कितना लगेगा? मिनिमम इसको स्लाइड करने का टेंडेंसी किधर होगा बेटा जी? डाउनवर्ड टेंडेंसी इधर होगा ना। अगर हम मान लें 1 मिनट के लिए फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं तो स्लाइड नीचे करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लग जाएगा। अब मिनिमम के लिए एफ क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा देते हैं। एफ का क्या वैल्यू आता है देख लेते हैं पार्टी में। तो एफ प्लस एफ एस बराबर क्या होगा इक्विलिब्रियम में? एम जी साइन थीटा, यानी कि एफ मिनिमम क्या आ जाएगा हमारा? एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस, यानी कि 6 गुने 10 गुने साइन 60 माइनस 0.6 म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा इंटू 10 गुने 6 एम जी इंटू कॉस 60 डिग्री। कितना हो गया बेटा? इसका वैल्यू अगर 14 है कि 60 साइन 60, बराबर ही हो गया लगभग 52 माइनस 0.6 गुने 60 गुने cos 60 बराबर ही 18 हो गया। तो मिनिमम फोर्स जो लगेगा 52 माइनस 18 34 न्यूटन। मिनिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा लगेगा बेटा जी वो कितना लगेगा? 34 न्यूटन। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में क्या कहता है क्वेश्चन कि टू मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। टू मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब जरा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है यानी मोशन में है तब फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा लगेगा बेटा? स्लाइडिंग लगेगा और ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एफ प्लस एफ के बराबर एम जी साइन थीटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा फिर? एम इंटू जी इंटू साइन 60 और माइनस एफ के म्यू के 0.4 इंटू 6 गुने 10 गुने कॉस 60। तो यहाँ पर में फिर अब क्या आ जाएगा बेटा? 60 साइन 60 60 साइन 60 और माइनस 60 होता है कि 60 गुने 0.4 60 गुने 0.4 गुने कॉस 60 यानी कि 0.5। इस केस में बेटा जी जो हमारा मिनिमम फोर्स लगेगा 40 न्यूटन लगेगा। लगभग क्या लगेगा बेटा जी? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाएंगे तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, कितना न्यूटन? 40 न्यूटन। अब सी पार्ट में क्या पूछ रहा है बेटा जी? मूव द ब्लॉक अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना। अब कहता है कि अपवर्ड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करे। यहाँ पर में भी कोनो बड़का बात नहीं है,
फटाफट निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। कैसे? अब ऊपर नेट फोर्स ऊपर है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे लग जाएगा। इस केस में हम लिखेंगे एफ माइनस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा बराबर एम ए, यानी कि एफ जो हमारा आ रहा है एम जी साइन थीटा नीचे, फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे बराबर एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, एम जी साइन थीटा, एम जी यानी कि 60 साइन 60 माइनस 0.4 इंटू 60 इंटू कॉस 60 बराबर 6 गुने 4। तो हमारा एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा? टनाटन कैलकुलेट कीजिए बेटा जी। 6 चौका 24 प्लस 6 चौका 24 बटा 2 12 प्लस 60 यानी 30√3 आ गया बेटा 88 न्यूटन। वेरी नियरली 88 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। सी का आंसर कितना आ जाएगा? 88 न्यूटन। ठीक है ना, टनाटन वाला सवाल था, ऐसा कोनो बड़का बात नहीं था। अब एक सवाल और देख लेते हैं बेटा, एक सवाल और देख लेते हैं। चलो, A block of mass m is at rest on a rough wedge as shown in the what is the force exerted by the wedge on the block? अरे ये कैसा सवाल है भैया? कहता है एक ब्लॉक है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा जी? ब्लॉक। इसका मास m है, इसका मास m मान लो। A block of mass m is at rest on a rough wedge as shown in the figure. What is the force? रेस्ट में है, exerted by the wedge on the block. इस वेज के द्वारा ब्लॉक के ऊपर में कितना फोर्स लग रहा है? देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं करने का रे बाबा, यहाँ पर देखो एक फोर्स, जैसे ये ब्लॉक ये मास है इसका, इसको टेंडेंसी होगा नीचे जाने का। समझो इस क्वेश्चन को, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसको टेंडेंसी होगा किधर? इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड स्लिप करने का, लेकिन ये स्लिप नहीं कर रहा है, रेस्ट में है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? इधर, है ना। और नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर किधर लग रहा होगा? इधर। और mg इसके ऊपर में किधर लग रहा होगा? इधर, है ना। क्या पूछ रहा है? नेट फोर्स। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक? वेज के द्वारा कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो ये mg तो अर्थ के द्वारा लग रहा है, इसको मत दिखाइए। फिर mg किसके द्वारा? ये सारा एक्सटर्नल फोर्सेस है। mg किसके द्वारा लग रहा है? ये f लगेगा, स्मॉल f, और नॉर्मल रिएक्शन वेज के द्वारा इसके ऊपर में। देखो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? ये कुछ हो जाएगा, वही कांटेक्ट फोर्स जिसको बोलते हैं। एफ सी नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एफ का स्क्वायर प्लस, यही तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए अब इतना ही सवाल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर कुछ और टिपिकल, कुछ कंसेप्चुअल, जो भी आप लोगों का अगर सवाल भी है तो आप सवाल भी कमेंट में डाल दीजिए, उसको भी हम सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसमें जो भी आपका अगर सवाल कुछ है पर्टिकुलर कि सर ये वाला सवाल हमसे बन ही नहीं रहा है, तो आप डाल दीजिए कमेंट में। या फिर अगर हम लाइव अब सोच रहे हैं कि लाइव आने का, तो लाइव आएंगे तो हम लाइव डिस्कस कर देंगे आपके क्वेश्चंस को। ठीक है, टेंशन वाला कोनो बात नहीं है, आराम से पढ़िए, टेंशन वेंशन नहीं लेना है। ठीक है।